हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था लिविंग वर्ल्ड जीव जगत, उसका पार्ट 3। अब हम लोग बात करेंगे दो गुणों को हम लोगों ने पढ़ चुका थे। जैसे नंबर 1 पर था हमारा ग्रोथ, जिसे वृद्धि कहते थे। दूसरा हमारा गुण था जीवित जीवों का रिप्रोडक्शन, जिसे जनन कहते थे। आज हम लोगों को तीसरे गुण को पढ़ना है और चौथे गुण को पढ़ना है। तीसरा गुण है हमारा उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं। और चौथा गुण पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस, यानी चेतना के बारे में हमें जानना है। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म क्या है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हमारा कॉन्शियसनेस, जो चेतना वाला हमारा टॉपिक है। तो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है बेसिकली उन्हें कहते क्या हैं, उपापचयी क्रियाएं क्या हैं, एक शब्द में समझ लीजिए क्या है। फिर उसके बाद जो ये लिखा वाला है अपने आप कॉपी पे नोट करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म है क्या। उपापचयी क्रियाएं उन्हें कहते हैं कोशिका के अंदर जो चलने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं, चाहे ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनसे कोई चीज़ का निर्माण हो रहा हो, चाहे ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनसे किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा हो। यानी ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनसे किसी चीज़ का निर्माण हो या जिनसे किसी चीज़ को तोड़ा जाए, यानी सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं जो कोशिका के अंदर चलती हैं। कोशिका के अंदर चलने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को ही क्या नाम दे देते हैं हम लोग, उपापचयी क्रियाएं, जिन्हें हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कोशिका के अंदर चलने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उपापचयी क्रियाएं, या जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग जो हमारा किताबी लैंग्वेज है उसको पढ़ेंगे। क्या है हमारा उपापचयी क्रियाएं, तो हेडिंग पड़ी हुई है हमारी उपापचयी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म। सभी जीव रासायन के बने होते हैं। सभी को पता है कि हर एक जीव जंतु, चाहे प्लांट हो चाहे किसी प्रकार का जंतु हो, किसी न किसी केमिकल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, वाटर, मिनरल, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। और ये सब चीज़ें आपस में क्या होती हैं, केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं। तो क्या है कि कोई भी जीव है, चाहे सभी जीव रसायन के क्या होते हैं, बने होते हैं, रसायन के बने होते हैं। और ये छोटे व बड़े रसायन, यानी चाहे कोई भी रसायन केमिकल छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, रसायन विभिन्न वर्ग, समूह या कार्य को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अलग अलग समूह से निकलते हैं, अलग अलग समूह पर डिपेंड रहते हैं। कोई हो सकता है केमिकल्स कार्बोहाइड्रेट हो, या हो सकता है कोई केमिकल्स लिपिड हो, या कोई केमिकल्स जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड हो। वो अपने अलग अलग कार्य को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। अब उसके बाद ये हमारा हो गया उपापचयी। अब इसके बाद हम लोग आगे, तो हमने बताया कि जो जितने भी जीव हैं वो किससे मिलकर बने हैं, रसायन के बने होते हैं। और ये रसायन छोटे भी हो सकते हैं और बड़े, अलग अलग क्लास से। हो सकता है कि वो रसायन हमारा कार्बोहाइड्रेट हो, उसका वर्ग अलग हो, और हो सकता है लिपिड है तो उसका वर्ग अलग होगा। और कार्बोहाइड्रेट का अपना अलग फंक्शन है, विटामिन का अपना अलग कार्य है, प्रोटीन का अपना अलग कार्य है। तो हर एक रसायन अलग अलग कार्य को क्या करता है, व्यक्त करते हैं। और जो लगातार क्या होते हैं, एक दूसरे से जैव अणु में बदलते रहते हैं। हो सकता है कभी कार्बोहाइड्रेट लिपिड में बदल जाए, हो सकता है लिपिड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में बदल सकता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में बदल सकता है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड में बदल सकती है, और लिपिड प्रोटीन में। इसी तरह मिनरल बहुत सारे, वाटर एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो एक दूसरे के जैव अणु में बदलते रहते हैं। और इन्हीं चीज को टूट कर दूसरे में बदलना, या छोटे छोटे चीजों से कुछ बड़ा निर्माण हो जाना, या बड़े चीजों से कुछ छोटा का निर्माण हो जाना, इन्हीं बदलाव को ही क्या कहते हैं, रासायनिक या उपापचयी क्रिया कहते हैं। बताया था कि कोशिका के अंदर चलने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं। जैसे लिखा है उदाहरण में कि हजारों उपापचयी क्रियाएं एक साथ जीवित जीव में हमेशा चलती रहती हैं। कोई भी जीवित जीव हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, किसी भी तरीके का जीव हो, पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे कवक हो, चाहे कोई सूक्ष्म जीव हो। सूक्ष्म जीव का मतलब बैक्टीरिया हो, या वायरस हो, या किसी प्रकार की फंजाई हो, या फंगस हो। हर एक जीव के अंदर क्या चलता रहता है, हजारों प्रकार की उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं।
फिर उसके बाद में नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं, 2-3 पॉइंट तक उनको देखते हैं क्या लिखा है। नोट में नंबर 1 पॉइंट लिखा है, यही जो हमने बताया था शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। कोशिका के अंदर चलने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। कि जितनी भी रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं किसके अंदर? कोशिका के अंदर, उन सभी रासायनिक क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। अगर कोई चीज़ मृत है, मान लीजिए कि ये हमारे हाथ में डस्टर है, तो ये डस्टर हमारा मृत है, तो इस मृत जीव के अंदर कभी भी कोई उपापचयी क्रियाएं नहीं चलती हैं। तो जितनी भी जीवित चीज़ हैं उनके अंदर क्या चलेंगी? रासायनिक क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं। अगर कोई मृत वस्तु में उपापचयी क्रियाएं नहीं उपस्थित होती हैं। और फिर लिखा हुआ 3 नंबर पर कि अगर कोई परख नली लें, अगर कोई लैब में टेस्ट ट्यूब लें या परख नली लें, तो उसके अंदर अगर कोई रासायनिक क्रिया जो चल रही है, जो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्रियाएं पढ़ते हैं, ये इनको उपापचयी क्रियाएं कहेंगे कि रासायनिक क्रियाएं कहेंगे, यानी परख नली में। तो परख नली में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो जीवित ना कि जीवित हैं और ना ही मृत हैं, बल्कि क्या कहते हैं उन्हें? कि तथा चलने वाली जो क्रियाएं हैं उन्हें जीवित क्रिया होगी। जो परख नली के अंदर जो चलने वाली क्रिया यानी जो चल रही है वो जीवित होगी, लेकिन वो जो क्रिया है वो जीवित वस्तु नहीं होगी। वो क्या नहीं होगी? जीवित क्रिया तो होगी। रासायनिक जो जीवित क्रिया है वो जीवित क्रिया तो होगी, यानी वो रिएक्शन सही होगी। जो रिएक्शन हमारी किसी कोशिका के अंदर चलती है वो परख नली के अंदर भी चल सकती है, जीवित हो सकती है। लेकिन अगर कोई वस्तु जीवित है तो ये रिएक्शन जीवित वस्तु नहीं हो सकती, वो वस्तु पादप या एनिमल नहीं हो सकता। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए हम लोग उपापचयी क्रियाओं के आधार पर किसी जीवित चीज को या किसी मृत चीज को क्या कर सकते हैं? विभेदित कर सकते हैं। तो अब ये अगली बात समझेंगे कि अगर हम कोई भी चीज़ जीवित है तो उसके अंदर उपापचयी क्रियाएं उपस्थित होंगी, चल रही होंगी, पाई जाएंगी। अगर कोई भी चीज़ मृत है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं या रासायनिक क्रियाएं नहीं पाई जाएंगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि उपापचयी एक ऐसा गुण है जिसके दम पर, जिसके बलबूते पर हम ये किसी भी चीज़ को बता सकते हैं कि कोई चीज़ जीवित है कि कोई चीज़ मृत है। तो यही बात लिखी है कि उपापचयी बिना किसी अपवाद के, उपापचयी रिएक्शन में कोई अपवाद नहीं है। उपापचयी को बिना किसी अपवाद के जीवों का विशिष्ट गुण माना जाता है। विशिष्ट गुण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके दम पर हम किसी भी जीव को जीवित और मृत चीज को हम मृत आसानी से बता सकते हैं। तो ये पूरी बात हो गई हमारी किसके बारे में? उपापचयी के बारे में। उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म क्या है? एक बार इसको जल्दी से दोहराएंगे फिर आगे बढ़ते हैं नए गुण के बारे में, जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस या चेतना। तो क्या लिखा हुआ है? सभी रसायन के बने होते हैं, सभी जीव जो है रसायन के बने होते हैं। छोटे व बड़े रसायन विभिन्न वर्ग या समूह कार्य को व्यक्त करते हैं जो लगातार एक दूसरे जैव अणु में बदलते रहते हैं। इन्हीं बदलाव को ही क्या कहते हैं? रासायनिक या उपापचयी क्रिया कहते हैं। हजारों उपापचयी क्रियाएं एक साथ जीवित जीव में हमेशा चलती रहती हैं। पादप या जंतु, कवक, सूक्ष्म जीव या किसी भी अंदर कोई भी जीव, सबके अंदर हजारों रिएक्शन चलती रहती हैं। कोशिका के अंदर चलने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को उपापचयी क्रिया कहते हैं। कोई भी मृत वस्तु में उपापचयी क्रियाएं नहीं उपस्थित होती हैं। परख नली में होने वाली रासायनिक क्रियाएं ना ही जीवित है ना ही मृत है, लेकिन जो रासायनिक क्रिया चल रही है वो जीवित क्रिया होगी लेकिन जीवित वस्तु नहीं होगी। इसी के आधार पर उपापचयी बिना किसी अपवाद के ही क्या माना जाता है? जीवों का एक विशिष्ट गुण माना जाता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग अगले गुण के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्शियसनेस यानी चेतना के बारे में। अब हम बात करेंगे जीवों का जो अगला गुण है, अगली प्रॉपर्टी है, जिसे कहते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है, इसे एक शब्द में पहले समझ लीजिए। चेतना का मतलब होता है आप किसके प्रति, किसी भी चीज के प्रति क्या अनुक्रिया करते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे पहले एक शब्द समझ लीजिए, अनुक्रिया, या जिसे हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स, और एक शब्द होता है स्टिमुलस, जिसे कहते हैं हम लोग उद्दीपन। उद्दीपन शब्द का मतलब होता है कि किसी भी जीव के आसपास चारों ओर का जो वातावरण है,
आसपास के वातावरण में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को ही क्या कह देते हैं हम लोग? उद्दीपन कह देते हैं, स्टिमुलस कह देते हैं। किसी भी जीव के आसपास में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को ही हम लोग क्या कह देते हैं? उद्दीपन कह देते हैं, स्टिमुलस कह देते हैं। जैसे हम इस तरीके से सामान्य स्थिति में खड़े हैं और हमारे सामने तेज हवा चलने लगी, तो ये हवा का परिवर्तन ही हमारे लिए क्या कहलाएगा? उद्दीपन। या फिर हमारे सामने से कोई पक्षी गुजर गया तो ये हमारे लिए उद्दीपन, या यहाँ कोई व्यक्ति आ गया तो ये हमारे लिए उद्दीपन हो जाएगा। अगर इसी तरह एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दें, मान लीजिए हमारे हाथ पे एक मच्छर आया, तो मच्छर को मारने के लिए हम लोग दूसरा हाथ उठा लेंगे तो मच्छर हमारे लिए हो जाएगा उद्दीपन, और उसके भगाने हम लोग भगाए हैं उसको, तो ये भगाना हमारा क्या हो जाएगा? उसके प्रति रिस्पॉन्स यानी उसके प्रति अनुक्रिया हो जाएगी। तो ये हमारा कहलाता है उद्दीपन और फिर कहलाता है अनुक्रिया। और इसी चीज़ को, अनुक्रिया और उद्दीपन को दर्शाना ही क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस या चेतना कहलाता है। देखिए सबसे पहले चेतना क्या है? चेतना जीवों की एक ऐसी योग्यता है, ऐसा गुण है, जीवों के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है चेतना, जिससे वह चारों ओर के वातावरण को भौतिक, रासायनिक व जैविक अनुक्रिया करते हैं। जिससे वह क्या करते हैं? अपने चारों ओर की भौतिक, रासायनिक व जैविक किसी भी प्रकार की अनुक्रिया चल रही हो उससे क्या करेंगे? क्रिया करते हैं, उससे अनुक्रिया करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तापमान बढ़ गया, गर्मी ज़्यादा होने लगी तो हम लोग पंखा करने लगेंगे, या ठंडी जगह चले जाएंगे तो भौतिक के प्रति भी इन्होंने अनुक्रिया की। या रासायनिक, मान लीजिए पानी बरसने लगा या कोई भी ऐसी क्रिया होने लगी जिसमें रसायन इन्वॉल्व हैं, रासायनिक चीज़ें पाई जा रही हैं तो रासायनिक। या मान लीजिए कोई व्यक्ति हमको मारने या नुकसान पहुंचाने आया या मच्छर काटने आया तो जैविक क्रिया भी, अनुक्रिया भी हम लोग क्या करते हैं? या शरीर के अंदर बहुत सारी क्या चलती हैं? रासायनिक क्रिया भी चलती हैं, उनके प्रति भी क्या है? हम लोग चेतना करते हैं। तो अपने चारों ओर के जो सराउंडिंग है, हमारा चारों ओर का वातावरण है, उसके अनुसार ही अपने आप को ढलना या उसके प्रति अनुक्रिया करना ही क्या कहलाता है? चेतना कहलाता है। फिर अब नोट पॉइंट में क्या लिखा है? सभी जीव, चाहे कोई भी जीव प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक प्रकार के जीव के अंदर, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, वो वातावरण से क्या करता है? अनुक्रिया करता है, वातावरण को अनुक्रिया करता है। उदाहरण में दिया है दीप्तकाल। दीप्तकाल जो है पौधे व जंतु के जनन पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। अब दीप्तकाल होता है क्या है? दीप्तकाल को कहते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब है सूर्य के प्रकाश का समय, कि कितने समय तक दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है, उसके सूर्य के प्रकाश का जो समय है वो पौधे के या जंतु के, किसी भी जंतु के ऊपर क्या करता है? प्रभाव डालता है, जनन के ऊपर। जैसे अगर हम कहें कि ज़्यादा ही ज़्यादा अगर सर्दी पड़ जाए, सूर्य का प्रकाश कम हो, तो हमारी फसल उतनी अच्छी नहीं हो सकता। या कुछ जंतु ऐसे हैं जो सीजन कोई मौसम में ही क्या करते हैं? अपना जनन करते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या पड़ जाएगा? अंतर हो जाएगा। बहुत से ऐसे जंतु हैं जो केवल किसी एक निश्चित सीजन में ही क्या करते हैं? जनन करते हैं। हर एक जंतु का अपना अपना सीजन होता है। जैसे कुत्ता या कोई भी जानवर हो, लगभग जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जैसे कुत्ता का जो पिल्ला है तुम्हें हर मौसम में नहीं देखने को मिलेगा, तो कुत्ता हमारा एक सीजनल ब्रीडर्स है। इसी तरह बहुत सारी फसलें हैं जो कोई एक निश्चित मौसम में ही उगती हैं, तो उन्हें कहते हैं मौसमी फसलें, सीजनल क्रॉप्स कहते हैं। तो उनके ऊपर सूर्य के प्रकाश का क्या पड़ जाएगा? प्रभाव पड़ जाएगा, जिनसे वो क्या करेंगे? संतान उत्पन्न करने में क्या करेंगे? कठिनाई। जिससे वो पौधे हो चाहे जंतु हो, सूर्य के प्रकाश के काल को, समय को क्या कहते हैं? दीप्ति काल कहते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है कि सभी जीव में रसायन प्रवेश करने पर, अगर किसी भी जीव के अंदर केमिकल डाला जाए, रसायन डाला जाए, तो वे अपने आप को उससे क्या करते हैं? बचाव करते हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर इंजेक्शन डाला जाए, अब इंजेक्शन हमारे लिए क्या करता है? सुरक्षा करता है, हमारे बचाव के लिए लगाया जाता है, तो उसके प्रति हमारा शरीर क्या करता है? बचाव करता है, उससे अपने आप को बचाता है, उससे सुरक्षा करता है।
और पौधे क्या करते हैं, जो बाह्य कारक हैं, जो पृथ्वी, जो उसके बाह्य कारक जैसे हमारा प्रकाश हो गया, जल हो गया और ताप हो गया, इनके प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया। अगर प्रकाश कम है तो उसी के हिसाब से वो पत्ते झाड़ते हैं और पुष्प उगाते हैं और उसी के अनुसार ही क्या करते हैं, फल को उत्पन्न करते हैं। और सभी जीव जंतु में अपने चारों ओर के वातावरण के क्या होते हैं, इच्छुक। अगर मान लीजिए कोई एक जंतु है, बहुत कई सालों से, 1 साल से या 2 साल से एक ही वातावरण में रह रहा है, तो वो वहाँ का रहने का आदी हो जाएगा, वहाँ के माहौल में ढल जाएगा, इच्छुक हो जाएगा। तो हर एक जीव अपने आसपास के वातावरण का क्या हो जाता है, इच्छुक या आदी हो जाता है। लेकिन मनुष्य में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं स्वचेतन। ये खुद ही चेतना कर लेता है, यानी स्वचेतन का मतलब ऐसे समझिए सेल्फ कॉन्शियसनेस। स्वचेतना का गुण पाया जाता है केवल मनुष्य के अंदर ही, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, खुद ही अपने आप को तैयार करता है, बाल खींचता है, अपना जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस रहता है। कोई कहे ना कहे, हर एक चीज़ वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है, और इसी को ही कहते हैं स्वचेतना या स्वचेतन। तो चेतना भी एक जीवों का ऐसा गुण है जो दूसरे जीवों के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसे भी कहते हैं हम लोग चेतना, जीवों को परिभाषित करने वाला या विशिष्ट गुण है। जीवों का क्या है, जीवों का परिभाषित या विशिष्ट गुण है। जो हमारा चेतना है वो जीवों का परिभाषित, यानी इससे हम किसी भी चीज़ को परिभाषित कर सकते हैं चेतना के आधार पर, जीव या मृत को, और ये एक विशिष्ट गुण भी पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति 10 या 15 या 20 साल से कोमा के अंदर है, कोमा का मरीज है, और उस कोमा के मरीज को हम लोग जीवित कहेंगे या मृत कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, कोमा का मरीज है, जो कई सालों से जो है कोमा का मरीज जो है स्थित है और उसकी दवाई वगैरह चल रही है, तो अब उससे पूछा जाए या किसी व्यक्ति पूछता है कि ये जो है जिंदा है या मृत है, इसे क्या कहेंगे, तो वो व्यक्ति जो है हमारा क्या माना जाता है, जीवित। वो जीवित इसलिए माना जाता है, अगर आप उसको दवाई खिलाते हैं तो दवाई जो है किसी भी तरह खिलाई जाती है। अब वो दवाई शरीर के अंदर जाती है, उसके लिए वो दवाई के खिलाफ क्या करता है, काम करता है। तो उसके शरीर ने क्या, कैसी अनुक्रिया की, रासायनिक अनुक्रिया की। और अगर किसी ने रासायनिक अनुक्रिया की, चाहे भौतिक अनुक्रिया की या जैविक, तो रासायनिक अनुक्रिया इसने की, इसीलिए इसका गुण कौन सा पाया जाएगा, चेतना। अगर चेतना का गुण पाया जा रहा है तो उसे क्या माना जाता है, जीव। इसीलिए कोमा पेशेंट क्या माना जाता है, जीवित माना जाता है, मृत नहीं माना जाता। या कोमा पेशेंट के पास आप आँख के पास उंगली ले जाइए तो वो क्या करने लगता है, पलक झपकने लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा कोमा का मरीज है, कोमा पेशेंट है, वो भी क्या माना जाता है, जीवित। तो ये हमारे चारों गुण खत्म हो गए, किसके भाई, लिविंग वर्ल्ड के। इसके बाद हम लोग जीवों के ये चारों गुण खत्म हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे डाइवर्सिटी, कि जीवों में क्या विभिन्नता पाई जाती है, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फिलहाल यहाँ पर एक बार इसको रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। चेतना जीवों की ऐसी योग्यता जिससे वह चारों ओर के वातावरण को भौतिक, रासायनिक व जैविक अनुक्रिया करते हैं। सभी जीव प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक वातावरण से अनुक्रिया करेंगे। उदाहरण में जैसे दीप्तिकाल पौधे व जंतु के जनन पर प्रभाव डालता है। सभी जीव में रसायन प्रवेश करने पर वो उनसे बचाव करते हैं। पौधे बाह्य कारक जैसे प्रकाश या जल या ताप आदि जो बाह्य कारक हैं उनसे अनुक्रिया करते हैं। सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण में रहने के इच्छुक हो जाते हैं। मनुष्य में स्वचेतन का गुण पाया जाता है, यानी खुद से तैयार होने का, तेल काजल बाल वगैरह करने का। चेतना जीवों का ऐसा गुण है जिसके दम पर हम उसको परिभाषित या विशिष्ट गुण कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। फिर आगे पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। फिलहाल आज के लिए इतना ही।